यह सत्र जो है जिसमें दो बड़े रचनाकारों से बातचीत होगी। पहले क्रम में अरुणेश शुक्ल नीलेश रघुवंशी से बात करेंगे और उसके बाद श्री महेश कटारे जी मृदुला गर्ग जी से बात करेंगे। तो अब ये मंच मैं अरुणेश जी को सौंप रहा हूँ कि वे नीलेश जी से चर्चा का क्रम शुरू करें। जैसा कि अभी आपका परिचय देते हुए पगारे जी कह रहे थे कि वो एक कथाकार है नीलेश जी, तो मतलब नहीं वो पगारे जी कि कवि है नीलेशकार जी और मृदुला जी कथाकार हैं वरिष्ठ। तो पहचान तो आपकी कविता वाली है, लेकिन बातचीत आज हम लोग जिस पर करेंगे आपसे वो है शहर से 10 किलोमीटर। आपका जो नया उपन्यास आया राजकमल से, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे केंद्र रख के। उपन्यास आपने लिखा, इससे पहले आपका एक कस्बे का नोट्स आया था, वो भी मतलब एक कस्बे को, उसके ट्रांजिशन को समझने की कोशिश उसमें दिखती है। ये उपन्यास जैसे एक शहर के विस्तार को, वो कस्बों को कैसे अपनी चपेट में ले रहा है, अपने आसपास के इलाकों को, उस पे है और बहुत सारे बदलाव हैं उसमें नोट किया। भोपाल में आप लंबे समय से हैं, आपने देखा भी है भोपाल को विस्तारित होते हुए। देखे हुए को खास करके जो चीज़ अभी स्थिर नहीं हुई है, मतलब भोपाल अभी विकास कर ही रहा है और जो पर उसको उपन्यास में लाना कैसे प्रक्रिया रही, मतलब अब कैसा अनुभव रहा? बहुत बहुत शुक्रिया अरुणेश, और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ विश्व रंग का जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। और आप सभागार में बैठे उपस्थित आनंद त्रिपाठी जी हैं, नवल शुक्ल हैं और भी साथीगण हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो उपन्यास है शहर से 10 किलोमीटर, ये एक रूपक की तरह है। शहर से 10 किलोमीटर जब हम महानगर में करेंगे तो ये शहर से 100 किलोमीटर हो जाएगा, और अगर छोटे से कस्बे में जाएंगे तो 5 किलोमीटर हो सकता है। और दूसरी बात है, भोपाल शहर, चूँकि मैं भोपाल में रहती हूँ, और जब हम कोई भी कथा कहेंगे या जीवन की कोई भी बात कहेंगे तो कोई ना कोई एक शहर केंद्र में रखेंगे। तो उस तरह से भोपाल केंद्र में नहीं है, ये भोपाल के आसपास की चीज़ें हैं। तो ये मुंबई के आसपास की भी हो जाएंगी। और हम महानगरों में देखते हैं कि हर महानगर में एक कस्बा होता है, हर महानगर में एक आपको गाँव भी मिल जाएगा। और जहाँ तक बदहाली और खुशहाली की बात है, तो ऐसा नहीं है कि गाँवों में ही बदहाली है, शहरों में भी बदहाली है। गाँव में भी खुशहाली है और शहरों में भी खुशहाली है। इस उपन्यास में जो मूल शहर से 10 किलोमीटर का जो मूल, जो मुझे लगता है, जो मैं कहना चाहती हूँ कि दुनिया जो है ना वो 2 ध्रुव पर टिकी हुई है, संपन्नता और निर्धनता। और गति इतनी ज़्यादा तेज है इस समय हमारे समय की कि हम मतलब मुड़ भी नहीं पाते हैं कि दृश्य बदल जाता है। तो उसको संजोने के लिए, उसको कहने के लिए गति इतनी ज़्यादा है। तो गति के लिए इसको जो साइकिल की, जिसका जो पूरा वो है, वो साइकिल से शुरू होता है। शहर जो है कि इसकी जो उपन्यास जो नैरेटर है वो साइकिल चलाती है, और बचपन से में उसने जो साइकिल देखी थी, तो एक साइकिल के बहाने पूरे समाज को चित्रित किया गया है। जैसे कि भारतीय रेल से हम भारतीय जीवन को बहुत बेहतर तरीके से आंक सकते हैं, उसमें बोगियों के आधार पे। उसी तरह तो ये साइकिल से इसकी मतलब उपन्यास स्टार्ट होता है। साइकिल एक केंद्र में है कि साइकिल पहले क्या थी और साइकिल अब क्या हो गई। इसको हम लोग जो उपन्यास पढ़े तो हम लोगों ने माना कि संरचनात्मक स्तर पर ये गति के प्रति प्रतिरोध भी है एक लेखक का, जो उसने साइकिल से समझना चाहा है। क्योंकि आमतौर पे चीज़ें इतनी फास्ट है कि ऊपर दिया जाता है कि मान लिया आप स्टेशन से खड़े हैं और ट्रेन जा रही है, अगर आप अपनी गति नहीं बढ़ाएंगे तो उसके भीतर क्या आप देख नहीं पाएंगे। तो एक ये भी है एक सवाल, क्योंकि आमतौर पे हम लोग ये अभ्यस्त हो चुकी है हिंदी आलोचना कि मान लिया किसी स्त्री का उपन्यास है तो उसे सबसे पहले हम स्त्री विमर्श के दायरे में देखने लगते हैं। हालांकि उपन्यास में बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि स्त्री विमर्श का उपन्यास नहीं है। उस तरह से चीज़ें आई हैं इसमें। एक जगह एक दृश्य है अच्छा है कि लड़की का दुपट्टा साइकिल के चेन से फंस जाता है और बहुत उससे छूटता है, फट जाता है, तो उसको मतलब भाई की मार याद आती है जी। उसमें आपने लिखा है कि भाई किसी भी रूप में खड़ा हो जाता है मारने के लिए। तो ये जो कि मतलब एक छोटे से उसमें आपने पूरे बड़े स्टेट डिस्कोर्स को समेटा है। ऐसे तमाम छोटे छोटे प्रसंग इसमें आए हैं। तमाम विमर्शों के उससे बचा के रखना ये कैसे कर पाएंगे आप? देखिए, अभी अपन जब इस सभागार में आने से पहले मृदुला जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि स्त्री कोई बाह्य चीज़ नहीं है, स्त्री अलग नहीं है, पुरुष अलग नहीं है।
जब हम समाज की बात करेंगे तो समाज में स्त्री भी आएंगे, पुरुष भी आएंगे, और तो मैं कहती हूँ ढोर बछड़ू भी आएंगे, पशु पक्षी भी आएंगे। समाज बहुत बड़ा है और समाज सबका है। अगर समाज का विकास होगा, मेरा ऐसा सोचना, समाज का विकास होगा तो स्त्री का विकास होगा, स्त्री का विकास होगा तो समाज का विकास होगा। लेकिन हमारी सारी दिक्कत यही है ना कि जो शहर से 10 किलोमीटर उपन्यास जो है वो वृष्टि छाया की तो बात कर रहा है कि जैसे वृष्टि छाया होती है बरसात के संदर्भ में कि पहाड़ के इस तरफ बारिश हो रही है, ढलान है, और पहाड़ के इस तरफ बारिश नहीं है, तो आधा जीवन खुशहाल है और आधा धरती सूखी है। इसको इस रूपक की तरह मैंने समझाने की, समझने की कोशिश की है। तो ये जो विकास की जो वृष्टि छाया है, विकास की वृष्टि छाया को ये उपन्यास में रेखांकित करने की कोशिश की गई है साइकिल के माध्यम से, कि नैरेटर जो है वो साइकिल से जब निकल रही है तो शहर से 10 किलोमीटर के भीतर एक स्पोर्ट, वही हमारे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स हब को विकसित किया गया है, जहाँ पे नेशनल अथॉरिटी ऑफ साई जो है खेल प्राधिकरण है, और वहीं पर घुड़सवार एकेडमी है, और वहीं पर शूटिंग एकेडमी भी है वो, और वहीं पर एक आइकॉनिक स्कूल है। वो तिगट्टा इतना ज़्यादा विकसित है कि वहाँ पे लड़कियाँ नेशनल इंटरनेशनल मेडल लेके आ रही हैं। घुड़सवार एकेडमी में लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, शूटिंग एकेडमी में कर रही हैं, और आइकॉनिक स्कूल में भी लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं। लेकिन वहाँ वो जो इतने विकसित हैं, जिनके पास इतना बड़ा आकाश है उड़ान भरने के लिए, उसी टिकट्टे पे एक छोटी सी लड़की मिल रही है कि उसका साइकिल में दुपट्टा फंस गया है, और वो बिल्कुल निरीह लड़की है, और वो सिर्फ वो इसलिए रो रही है कि उसकी जान बच गई, इसकी उसे बिल्कुल चिंता नहीं है। वो सिर्फ इस पे परेशान है कि अब मुझे भैया मारेगा, भैया ने मुझे साइकिल चलाने के लिए मना किया था। तो एक ये भी हमारे बीच की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि स्त्री के जो जीवन में जो संघर्ष है, उसको स्त्री पुरुष की जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श में, तो हम जनरली स्त्री पुरुष को उस संदर्भों में, उन संबंध में करते हैं, जबकि जो जिस पुरुष को पीड़ित करना है वो भाई के रूप में भी पीड़ित करेगा, वो पिता के रूप में भी पीड़ित कर सकता है, वो पति के रूप में भी कर सकता है, प्रेमी के रूप में भी कर सकता है। और जो पुरुष को नहीं करना है वो पिता के रूप में भी बहुत अच्छा आपके साथ होगा, अपनी बेटी को भी बहुत प्यार कर रहा होगा। दूसरा, तो वो जो बच्ची रो रही है तो उसका ये है कि वो भैया मुझे मारेगा, साइकिल में उसका दुपट्टा फंस गया। तो जो ये जो भैया का रूप है वो एक सिंबॉलिक है कि भैया अपने कई कई रूपों में आ जाएगा, जरूर नहीं वो भाई के रूप में भी आ सकता है, पिता के रूप में भी आ सकता है। लड़की आइकॉनिक बनने का सोचेगी तो फिर पता नहीं और कैसे कैसे भैया मारेगा। ये वो ट्रेजेडी है, एक बड़ा ट्रेजिक है कि जहाँ पे एक कई लड़कियों को वो चीज मिल रही है और उस लड़की को वो चीज नहीं मिल रही। बहुत प्रभावी बना भी है उपन्यास में। एक जगह एक पंक्ति आती है कि बंजर जीवन जीने से अच्छा है बंजर जमीन पर खेती भी तो नहीं बचता है। इसमें आता है कि किस तरह से जमीन के प्रति जो एक जुड़ाव होता है, जैसे हम लोग जहाँ खेत बेचना बहुत वैसी सामाजिक तिरस्कार की चीज माना जाता है, जमीन आप बेच रहे हैं मतलब आप बहुत वैसी स्थिति में पहुंच गए हैं, वो संबंध बदल रहे हैं। मतलब लोग सोचते हैं कि इसको बेच दिया जाए और पैसा पा जाए, कहीं और इन्वेस्ट करें। तो इस तरह के जो सामाजिक संबंध बदले हैं और आपने इसमें नोट भी किया है, या घर वगैरह जब बनाते हैं फिर वहाँ से कहीं जाना पड़ता है, तो हमने देखा है कि हर चीज से अलग किस्म का अलगाव हो रहा है। मतलब वो थोड़ा शहर के सिस्टम में आने पर इतना लंबा अनुभव उसमें मतलब दिखता है, इतने सारे जीवन की छायाएं दिखती हैं। ये स्मृति से ही संभव हो पाया है कैसे? इतनी सारी चीजें आ गई। स्मृति कल्पना भी होगी, स्मृति भी होगी और यथार्थ भी होगा। कोशिश हर लेखक की यही कोशिश होती है कि वो जीवन में ऐसे रचे कि कल्पना को ऐसे रचे कि वो यथार्थ लगने लगे, और यथार्थ को ऐसे प्रतिबिंबित करे कि लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कल्पना है। तो यथार्थ और कल्पना का जो संयोजन है वो, लेकिन इस उपन्यास के संदर्भ में जाए तो कहीं कहीं कल्पनाशीलता है, लेकिन ये तो मतलब एक बहुत कहना चाहिए बहुत रियलिस्टिक उपन्यास है। शहर से 10 किलोमीटर के नैरेटर साइकिल से निकली है तो वो तीसरे रास्ते की तरफ मुड़ गई। रास्ते तो कई होते हैं, शहर से 10 किलोमीटर में आप एक संपन्न रास्ते की तरफ भी जाते हैं, आप हवाई अड्डे भी चले जाएंगे, लेकिन हवाई अड्डे का दारिद्र्य भी अगर आपको आँख होगी तो आप उसका दारिद्र्य भी देख सकते हैं, वहाँ भी सब वो नहीं है। तो वो तीसरे रास्ते की तरफ मुड़ गई। तीसरे रास्ते में वो बंजर जमीन को मुड़ मुड़ कर देखती है कि वो उसमें सबसे बड़ा त्रासद स्थिति है कि गांव की आधे से ज्यादा जमीनें बंजर है एकदम बिल्कुल। इस साइड की आधी जमीनें बंजर है, इस साइड की जमीनें बहुत खुशहाल है। जब किसान को पानी चाहिए होगा तब पानी नहीं गिरेगा, तो उसमें ना वो जो ओस की बूंदें अपन फोटो क्लिक करते हैं कि वहाँ कितना सुंदर दृश्य बना है कि फसलें आड़ी हो गई, अचानक ओले गिर गए रात में और फसल आड़ी हो गई, तो हमारे लिए वो एक सुंदरता का दृश्य है, किसान के लिए वो कलेजा फाड़ने वाली चीत्कार है उसके लिए, आंसू बन के आएंगे।
तो आधा से ज्यादा उपन्यास को मैंने मतलब जनरली 2 खंडों में बांटा है कि आधा जो है वो किसान जीवन है, कि किसान जीवन जो मतलब 5 एकड़ 2 एकड़ के किसान, 100 एकड़ के किसान है, हाँ, छोटे जो किसान हैं उनके ऊपर है कि कभी उनकी फसलों को सुअर नष्ट कर देंगे, कभी अचानक ओलावृष्टि हो जाएगी, कभी उनको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा, उनको ट्रैक्टर भी देर से मिलेगा क्योंकि छोटी जगह पे जो भी जो संसाधन होते हैं वो पहले बड़े किसानों के पास जाते हैं, बाद में छोटे किसानों के पास आएंगे। इन सब से जूझते हुए, उधार लेते हुए वो खेती किसानी करते हैं, उसमें उनका वो जीवन का पार नहीं पड़ रहा है तो वो चौकीदारी भी करता है किसान, जो गंजड़ेगी की बात जो है। तो वो जो अम्मा है वो उसका इतना बड़ा कलेजा है तो वो जमीन के बारे में मुड़ के कहती है गंजड़ेगी, वो तो जब तक मैं हूँ तब तक ये जी रही है, मेरे बाद रोती फिरेगी। वो जमीन से उसका इतना ज़्यादा संबंध है कि वो उसको इस ढंग से बोल रही है कि जब तक मैं हूँ तब तक इसकी पार पड़ रही है, मतलब जमीन को भी वो करती है, लेकिन बार बार उस जमीन पर बोते हैं, उगाते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। तो भारतीय किसान का चित्रण समझ में आता है। इसी में फिर दूसरे तीसरे चौथे में आता है कि आधे किसान तो वो हैं जो इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और आधे वो हैं जिनकी जमीन उन्होंने कहीं गिरवी रख दी तो वो डूब गई। तो उसमें जो चक्की कैरेक्टर आती है वो बिल्कुल मतलब अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी कि मेरी तो जमीन चली गई, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और हम जब कहते हैं अरे तुम इतनी बीमार हो, शहरी भाषा में जो थोड़े विकसित भी हम होगा, हम कहेंगे अरे प्रकृति से प्रेम करो, तो वो कहती है अच्छा प्रकृति से प्रेम करें, जिसकी जमीन छिन गई उससे हम कह रहे हैं गमले में पेड़ होगा। तो वो इतनी भलेवार से तो। और आधा जो हिस्सा है उपन्यास का कि जमीन छिनने के बाद किस ढंग से लोग शहर की तरफ आते हैं। एक ड्राइवर है उसके पास मतलब घर नहीं है तो वो कार को भी घर बना के रहता है, एक उसकी ट्रेजिक है, बेघर का घर है। और दूसरा उपन्यास में आखिरी जो मैंने मतलब एक तरीके से साइकिल से यात्रा हो रही है कि साइकिल से यात्रा में पूरा व्रत हो रहा है, तो उसको आसपास का जो जीवन दिखता है वो एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी को जोड़ता है, नैरेटर जोड़ती है। और दूसरा जैसे भारतीय जीवन या भारतीय किसान जीवन, भारतीय निम्न वर्ग का जीवन जितना ट्रेजिक है, तो टेक्नोलॉजी ने एक नए मजदूर वर्ग का उदय किया है। वो है जैसे कि मोबाइल ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर सुधारने वाले हैं, और भी कई जगह टाइप करने वाले हैं, इनको 12,000 15,000 रुपये तनख्वाहें मिलती हैं जो शहरों में रहते हैं, और जो अपनी पूरी एनर्जी और पूरा टैलेंट इसी में लगा देते हैं कि हम गरीबी रेखा के नीचे के ना लगें। तो तकनीक ने जो नया मजदूर को जन्म दिया है, पैदा किया है, उस पर भी हमको ध्यान देना है। मजदूर की डेफिनेशन, जो मजदूर पुराना था वो मजदूर तो भी पुरानी स्थिति में है, लेकिन एक नया मजदूर वर्ग भी टेक्नोलॉजी ने पैदा कर दिया है। और उनका जो जीवन संघर्ष है कि 15,000 रुपये में वो दिल्ली, मुंबई, भोपाल जैसे शहरों में किस ढंग से जीवन यापन करते हैं, उनके अंदर कितनी सारी समस्याएं होती हैं, पिता को भी देखना है, घर परिवार भी देखना है। तो उनका जो एक वाक्य मैंने इसमें कहा है कि उससे पूछा तुम अपने जीवन का गुजारा कैसे कर लेते हो, वो कहता है क्या बताएं, ये समझिए हर दिन थाली से एक चीज कम होती जाती है, कि थाली से हर दिन एक चीज कम होती जाती है। तो साइकिल से जब नैरेटर ने कहा है कि साइकिल पहले सपनों की प्रतीक थी, प्रतिष्ठा की प्रतीक थी, उसके डंडे वाली साइकिल थी, तो साइकिल वालों ने भी कभी नहीं सोचा कि लड़कियां भी साइकिल चला सकती हैं, उन्होंने डंडा हटाया नहीं लड़कियों को। और लड़कियां उस समय स्कर्ट पहनती थी, उनको उलाक के डंडे पे जाना होता था। वो उससे शुरू होते होते वहां तक आई एक साइकिल, फिर बीच में एकदम दीनहीन लोगों की साइकिल हो गई। आज के समय में वो साइकिल एक स्टेटस सिंबल और फिटनेस सिंबल के रूप में आ गई। फरारी है, BMW है, वो साइकिल बनाते हैं। तो जो नैरेटर है जो बचपन में थी तब भी उसे अपने मन की साइकिल नहीं मिल पाई, आखिरी में भी अगर वो करने लगी है तब भी वो 2 लाख की 1.25 लाख की साइकिल नहीं ले सकती। ये एक प्रतीक के रूप में कहा है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। एक लेखक के तौर पे, एक उपन्यास के नैरेटर के रूप में एक ही इच्छा है कि मिले तो जो कुछ भी है मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले, या तो सब फकीर हो जाए या सब संपन्न हो जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक किताब दिखा दूं, आप सब देख लीजिए, इसे खरीद के पढ़ना चाहिए। बहुत प्यारा उपन्यास है और कुछ बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं आपने, चित्र खींचे हैं। जैसे आपने कहा ना कि एक मजदूर मान लिया कैसे जीवन यापन करता है, लेकिन इसमें बहुत सही मतलब चित्र आया है कि घर है उसका, उसमें अंदर जो है डिश टीवी लगा हुआ है, छतरी ऊपर दिख रही है उसे, मतलब अपने उसके सारी चीजें वो इकट्ठा भी करता है। मतलब उस जो टपरा है, छतरी वाला टपरा, उसमें टीवी की छतरी तो है लेकिन उसके घर में घड़ी नहीं है। अब कल्पना कीजिए जिस घर में टीवी है लेकिन घड़ी नहीं है, और वो बोल रही है कि हमारे टपरे के लिए तुम कुछ कर दो, कि हम तो गरीब हैं। तुम गरीब कैसे हो, तो टीवी लगी हुई है। हमारी आंख भी देख कितनी भौंतरी हो गई है, अगर इसके टीवी लगी तो तुम अमीर हो गए टीवी लगने से। इस तरह से कई हाँ, इस तरह कई चीजें हैं जो मतलब हमारे समाज को
डिकोड करती है। जैसे कि पुलिया एक बहुत सेंट्रल कैरेक्टर की तरह है उसमें, मान लीजिए। लेकिन अब आज हम लोग देखते हैं कि जैसे इसमें एक वो आता है वर्णन की पुलिया बैठी हुई है, परिवार खाना खा रहा है, उसको लगता है कि उससे पूछेगा कि खाओगे, खा लेंगे, नहीं पूछते। उपन्यास में तो ये है, लेकिन आज आप देखिए कि जिस तरह की सड़कें बन रही हैं, जिस तरह के फ्लाईओवर बन रहे हैं, बीच में कहीं पुलिया या इस तरह के बैठने की जगह ही नहीं है। आप मैंने कहीं रुकेंगे तो कोई उस तरह का बना होगा, मान लिया एमपी टूरिज्म का है या कुछ और ढाबे हैं, लेकिन इस तरह से भी मतलब हमारे जीवन से बहुत सारी चीजें गायब की जा रही हैं। गायब नहीं की जा रही, मतलब जीवन का जो इस समय जो भारतीय जीवन में जो डिजाइन किया जा रहा है उसमें निर्धन के लिए कोई जगह ही नहीं है, संपन्न के लिए ही जगह है सारी। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जब हम एक हाईवे पे यात्रा कर रहे होते हैं तो फिर आपकी जेब में अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, तभी आप पानी पी पाएंगे, चाय टोल टैक्स दे पाएंगे। और पुलिया, इस उपन्यास में जो पुलिया आई है वो एक पुलिया एक दो संबंधों को, दो गांवों को जोड़ने के संदर्भ में आई है कि वो जो नरेटर है वो हमेशा पुलिया पे बैठती है, साथ उसके जो दद्दा हैं वो भी बैठते हैं, और वो कई चीज़ें होती हैं जो हमारी नहीं होती हैं लेकिन जो खाली पड़ी रहती है उन पर हम बैठते बैठते लगता है तो हमारी हो गई है। तो एक आपका एक तंग सोच भी है कि सार्वजनिक जगह को अपना बना लेना, और उसमें कोई दूसरा बैठ गया तो उसको नरेटर को लगता है मेरी जगह पे या मेरे घर में तुम कैसे बैठ गए। तो एक अतिक्रमण जैसा होता है, अतिक्रमित वाली बात है कि आप चीज़ों को कैसे अतिक्रमण करते हैं, और अतिक्रमण करते ही आप उस पर अपना दावा ठोक देते हैं। ये अंतिम सवाल नहीं है, लेकिन ये इसलिए भी क्योंकि नहीं अभी समय देख रहे हैं, ये जहाँ ये अंत होता है कि क्या कर रहे हो, मतलब क्या लिख रहे हो, तो हम कह रहे थे मतलब हाँ, वो ये है कि वो उपन्यास जब उसने पूरा शहर घूम लिया और शहर के 10 किलोमीटर शहर को बनते बिगड़ते और सारा उसने एक्सपीरियंस ले लिया नरेटर ने, कि रेलवे पुल को भी क्रॉस कर लिया, गांव भी देख लिए, गांव की बदहाली भी देख ली, गांव के साथ जीना भी सीख लिया कि जो गरीब निर्धन परिवार होता है, वो जो भारतीय जीवन में एक अच्छी खासियत मुझे जो लगी ना, तो वो दीनहीन प्राणी कभी भी नहीं, वो अपना रोना आपसे नहीं रो रहे हैं, और वो बिल्कुल चाह भी नहीं रहे हैं कि आप हमारी है ना व्यथा को कथा बना लीजिए। और ये जो रियलिस्टिक की जो आप बात कर रहे हो कि मतलब आपने स्मृति नहीं है, वो अपना आपको एक, अगर आप ऐसा कोई काम कर भी रहे हैं एक लेखक के तौर पे या एक इंसान के तौर पे, मनुष्य के तौर पे, अगर आप एक्सपीरियंस के लिए जीवन में कहीं जाते हैं, सबसे पहले आपको उनसे इंटीमेसी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई अपना दुख आपसे क्यों कहेगा, या कोई अपने घर में आपको क्यों एंट्री देगा कि आप उसके घर के बारे में सब कुछ कह सकें या उसके जीवन को बहुत करीब से जान सकें। तो सबसे पहले आपकी खुद की भी नीयत साफ होनी चाहिए, और ये वो लोग पकड़ते हैं और वो जानते हैं कि आपकी नीयत कैसे, किस नीयत से आप हमारे जीवन में या हमारे गांव में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जब उसने पूरा जीवन को देख लिया है, तो वो जो बंजर जमीन वाली जो अम्मा है, वो आखिरी में इतनी परेशान हो गई है कि उसके पास घर नहीं है। तो जब तो दादा कहते हैं हम तो पेड़ पे कमरा बना लेंगे क्योंकि घर तो है नहीं, तो वो अम्मा बाद में बोलते, वो जो नरेटर है जब एंड होता है तो उसे समझ में नहीं आता कि इस जीवन का होगा क्या और करें क्या। इसका ना तो ये किसी विधा में हट सकता है कि इसको एक कहानी की तरह पेश कर दिया जाए। तो वो जब लौटती है तो उसको अम्मा की याद आती है कि जब कभी वो कागज पे नोट्स लेने लगती है तो वो अम्मा टोकती है कि का लिखत रहे तो पूरे समय, छोड़ो जे कागज पेन, मैं का कह रही हूँ। वो कहती है कि का लिखत रहे तो पूरे समय, छोड़ो जे कागज पेन, मैं का कह रही हूँ, मतलब मेरी सुनो मैं जो कह रही हूँ। पहले उनका जीवन सुन। इसमें एक और एक अच्छी चीज आई है, जैसे जो मान लिया एक तो अम्मा है, एक नरेटर है, और उस बीच में एक और पीढ़ी है जो बहुत ही स्मार्टली मतलब ग्रो कर रही है कि एक ऐसा घर कि जिसके बारे में डर है कि आएगा कोई पूछेगा मकान नंबर क्या है, किसका है। वो घर की बच्ची जो है उस पर लिख देती है कि फलाने इतना नंबर घर का ऐसा है ना। तो हमारे बीच में मतलब एक इस तरह की पीढ़ी भी, इसको आपने कैसे? नहीं, वो क्या है ना कि जो जिनके पास सचमुच में घर नहीं होते ना, उनका जीवन बड़ा मतलब क्या कहें कि बड़ा मतलब उनके बारे में बोलने में या देखने में कहने में मतलब ना कलेजा भर जाए आपका, ऐसी स्थिति होती है। तो कोई भी डंडा फटकारता आ गया तुमने यहाँ टपरी पे कैसे बना लिया। तो वो मालूम पड़ा वो बच्ची अपनी सहेली के घर जाती है, कभी स्कूल में पढ़ती है बच्ची, तो वो देखती है कि अच्छा उसके यहाँ मकान नंबर लिखा हुआ है, तो वो भी अपने खड़िया से अपने घर के आगे अपने दादा का नाम और मकान नंबर 13 लिख दिया ताकि लगे हाँ ये इनका घर है। एक बच्ची के दिमाग की उपज है, कहना कि अम्मा ये घर तो तुम्हारा हो गया। तो काय को हो गया, जो तुमने सहेली का देख के आ गई थी उसने लिख दिया। तो घर एक फीलिंग आई देख के, मुझे ही लगा घर तो तुम्हारा हो गया। तो ऐसी कई चीजें हैं इसमें उपन्यास में। एक अंतिम सवाल, एक शहर है उसमें मान लिया कई सारे कस्बे बसते हैं,
अपने गाँव। तो वैसे ही बहुत सारी भाषाएं भी होती हैं, बोलियाँ भी होती हैं, इसमें आया भी है, मतलब बुंदेली भी है, यहाँ जो बोली जाती है आसपास की कई सारी बोलियाँ हैं। ये अनुभव से है कि मतलब ये अपने आप आया, बनाया है कि अपने आप आया नहीं। अभी मैं अभी बार बार बोल रही हूँ ना कि ये तो जो कि वो साइकिल से नैरेटर घूम रही है ना, जैसे कि देखो जो हार्वेस्टर लेके पंजाबी आते हैं तो आप उनसे बात करेंगे तो पंजाबी बोलेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में तो पंजाबी नहीं बोली जाती, आपको पंजाब से पंजाबी कैसे आ गई? भाई खेत में तो हार्वेस्टर लगा तो पंजाबी बोलेगा भी तो पंजाबी टोन में हिंदी बोलेगा। जैसे कि चेदुआ मिलते हैं हमको तो चेदुआ कहते हैं कि अब हम अपने देश जाएंगे, तो आप उससे क्या लड़ने बैठेंगे? कौन ये तुम्हारा देश कौन सा है? वो अपने गांव का नाम बता देगा। एक ही तो बोली है, बुंदेलखंडी, बुंदेली है, अलग-अलग नाम है। नहीं, बीच में कहीं थोड़ी सी मालवी है जो थोड़ी सी आती है, लेकिन वो मुख्य रूप से तो बुंदेली है। तो लोगों ने यही कहा कि आप तो गंज वासुदा की हैं तो बुंदेली आपको थी, तो भोपाल में कोई बुंदेली कैसे बोलेगा? तो मैंने कहा भाई जो बिहारी भोपाल में जाएगा वो छठ पूजा करने जाएगा ना, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि वो तो वो बुंदेली, वो जो अम्मा है जो मेन कैरेक्टर है बंजड़ेगी वाली, वो तो भोपाल से आगे वो विदिशा और भोपाल के बीच की है, फिर वो शादी करके आ गई है। तो मृदुला जी इसमें मतलब उपन्यास में शहर से 10 किलोमीटर एक रूपक की तरह और इतने सारे इसके अंदर जीवन है और और साइकिल से वो जोड़ती है, मुझे लगता है अपन को अपना नहीं खत नहीं लिखा आपने, लिखा होता अभी भी साइकिल चला रही है। आज ही चलाई है मैंने, उपन्यास बोलना है तो आज तो साइकिल चला ही लूं। बहुत धन्यवाद नीलेश जी शानदार गंभीर चर्चा के लिए। उपन्यास को समझने में हम लोगों को बहुत मदद मिली, ऐसे से उसके पाठ करने में सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे की बातचीत के लिए मृदुला जी से आदरणीय महेश कटानी। बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, हम सब एक ऐसे समय के साक्षी बनने के लिए जा रहे हैं जब हिंदी कहानी के इतिहास का एक जो महत्वपूर्ण पड़ाव है, उसकी एक महत्वपूर्ण यात्री हम लोगों के बीच में है। मैं कहना चाहूँगा, एक नाटक के की कुछ पंक्तियाँ हैं कि उंगलियाँ वे जो कभी थकती नहीं हैं, वे चरण चलते रहेंगे, सर्जना अन्वेषणाओं की सफलता हम सदा ही गर्व से मिलते रहेंगे। और फिर आगे का वो है, पत्थरों पर जिंदगी की धूप रोपी, हम सृजन का वेग हैं, आकार हैं हम, शीश ताने ही रहो संभावना हो, सब प्रयोगों के लिए आधार है। तो हम ऐसे क्षण के साक्षी बनने के लिए जा रहे हैं। अभी आपने जिस उपन्यास के बारे में चर्चा सुनी और आप सब उसके साक्षी बने। नीलेश रघुवंशी का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसके बारे में कि अभी शुक्र जी ने बताया, वो एक अलग भावभूमि का, एक अलग पृष्ठभूमि का उपन्यास है। अब हम जिस कथा यात्रा में शामिल होना चाहते हैं उसकी भावभूमि अलग है, जमीन कुछ अलग तरह की। और वो जमीन मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। एक जगह पे लिखा है मृदुला जी ने, उस जमीन के बारे में, उस समाज के बारे में। वो लिखती है कि इंद्रप्रस्थ कॉलेज माओ का कॉलेज है, इरविन कॉलेज बहनों का कॉलेज है, और मिरांडा हाउस प्रेमिकाओं का कॉलेज है। तो वो जो एक संसार है, उस संसार की जो कहानियां हैं, उस संसार के जो दुख दर्द हैं, अंतर्द्वंद हैं, विरोधाभास हैं और जो कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, उस संसार के बीच से अपनी कहानियों की, अपने उपन्यासों की जमीन उठा करके मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप कहेंगे, मुझे खुद डर लग रहा है कि मैं बीच में ज़्यादा हो रहा हूँ। मैं आपको इस बात के ऊपर लाना चाहता हूँ कि विमर्श का एक नया पृष्ठ जिन्होंने कथा साहित्य में जोड़ा, इसकी चर्चा चली थी अभी स्त्री विमर्श की, और वो स्त्री विमर्श भी ऐसा
जिसमें स्त्री पुरुष जैसी नहीं होना चाहती है। वो स्त्री है जिसमें अपने स्त्री होने की ठसक है, पुरुष से इतर उसका अपना व्यक्तित्व है, उसके अपने स्त्री होने की ठसक है कि हाँ मैं स्त्री हूं। इस विमर्श को कोई ईर्ष्या नहीं है। हमारे यहाँ विमर्शों में ईर्ष्या भाव बहुत है, द्वेष भी है, गालियां तक हैं उसमें, चाहे वो दलित विमर्श हो, स्त्री विमर्श हो, बात के विमर्श चले, उसमें ये चीज मुझे कम से कम मुझे देखने को नहीं मिली। उसमें मैं स्त्री हूँ, उस स्त्री होने की ठसक कि हाँ मैं स्त्री हूँ, मेरा अपना व्यक्तित्व है। इस तरह के स्त्री विमर्श को जन्म देने वाली एक महत्वपूर्ण बड़ी लेखिका के साथ आज हम संवाद करने के लिए जा रहे हैं। बताया नहीं भाई जी ने अभी, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 7-8 तो उपन्यास हैं मृदुला जी के, 11 कहानी 11 कहानी संग्रह, लगभग 90 कहानियाँ तो एक ही उसमें है, 4 नाटक हैं, कुछ व्यंग हैं, व्यंग संग्रह भी है। इस तरह से बड़ा कैनवस है उनके पास रचना है। और उसमें से एक छोटे से 25 मिनट में, अब तो 5 मिनट तो इसी में चलेंगे, 25 मिनट में बात कर पाना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े थोड़े उस बात के ऊपर उन पर बात की जाए। सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि हमारी उसमें पहली लेखिका हैं जिन पर मुकदमा कायम और उस त्रास को भी उन्होंने झेला, तो वो हमारे बीच में है और उन्होंने उसको विमर्श को जन्म दिया। और उस विमर्श को जिस तरह से जन्म दिया, मैं एक कहानी से उसका जिक्र करना चाहूँगा। जिस ठसक की मैंने बात कही थी, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी और उसमें कहानी संग्रह भी है, कितनी कैदें। कितनी कैदें कहानी को जब आप पढ़ेंगे, बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें एक लिफ्ट है जो नदी के नीचे जाकर के, नदी बह रही है ऊपर से, नीचे जाकर के 75 फुट नीचे जाकर के अटक जाती है। पति वहां घूमने के लिए गए और वो अटक, और उसमें उस कहानी को पढ़ते हुए पाठक की सांसें अटकने लगती। और वहां पर स्वाभाविक है पति का राग जन्म लेता है, वहाँ पे जाते हैं तो पति का राग जन्म लेता है और वो हमेशा बिल्कुल उससे उदासीन किस्म से रहती है। नाम शायद उसका वीना, हाँ, तो वो उससे उदासीन रहती है। फिर कैसे कैसे वो अटक जाती है और फिर उसका एक पूरा का पूरा वो इतिहास जो होता है, उसको दरअसल प्रेम और देह का जो अन्योन्याश्रित संबंध उसमें विकसित होता है, जिस तरह से वो सामने लाती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सबके सामने मैं पूछना चाहूँगा कि इस जटिल संश्लिष्टता को कैसे आप संभव कर पाए, ये है दरअसल प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई अलग से होती है। हमारे जीवन के हर क्षण में घुली मिली होती है, और प्रेम और वासना और श्रृंगार और भावना और विचार सब उसमें मिला रहता है। मुझे लगता है कि विचार से ही प्रेम उत्पन्न होता है, विचार से प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रेम एक रोमानी चीज नहीं है, और देह तो प्राप्य नहीं है, उसका कभी भी नहीं हुई, मगर देह उसका माध्यम बनती जरूर है। दरअसल जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे सब कुछ संचालित मन करता है। मतलब आपका अगर दिमाग, ब्रेन डेड इज डेड, मगर उसका माध्यम हमेशा शरीर बनता है। रोएगा तो शरीर रोएगा, दुख होगा तो शरीर को होगा, पीड़ा होगी तो शरीर को होगा, मरेगा भी शरीर ही, आत्मा फिर भी बची रहेगी कहीं।
मरेगा शरीर ही, होता सब कुछ देह के माध्यम से। इसलिए हम देह को ही प्रताड़ित करते हैं, देह को ही सुखी करते हैं, मगर देह बिना दिमाग के साथ के कभी सुखी होती ही नहीं। तो ये समझता नहीं है। जैसे उसमें भी जो पति है, सब कुछ है, मैं बहुत आज़ाद ख्याल हूँ, वो सोचता है मैं बहुत अच्छा पति हूँ, मैं आज़ाद ख्याल हूँ, जो तुम चाहो करो। मगर तो जब कह तो देते हैं, मगर फिर वो एक बन जाती है सीमा कि जो चाहो मतलब जो वो चाहे। हम दूसरों को वो देते हैं जो हम चाहते हैं, वो कभी नहीं देते जो वो चाहते हैं। हम सोचते हैं कि वो ये चाहते हैं या उन्हें चाहना चाहिए, इसलिए हम उन्हें वो देते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने उन्हें सब कुछ दिया। हम कभी पता करने की कोशिश नहीं, मालूम करने की कोशिश नहीं करते कि वो दरअसल चाहते क्या थे। तो इसमें तो खैर ये मृत्यु बोध की कहानी है दरअसल, कि जैसे ये जब आप किसी को फौज में जो कैदी होता है उससे सवालात करते हैं, तो शुरू में वो बिंदास होता है, जवाब नहीं देता है। फिर उसके भीतर थोड़ा सा आशंका पैदा होनी शुरू होती है कि ये कब तक चलेगा और मैं इसको झेल पाऊंगा। फिर वो भयभीत होता है, भयभीत होने लगता है कि ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर जो वो चलता ही जाता है यंत्रणा और सवालात, तो वो बिल्कुल निर्भीक हो जाता है, पूरी तरह से वो सब चीजों से निर्लिप्त हो जाता है। अब कुछ भी कर लो, वो उस पर असर नहीं, वो देगा ही नहीं जवाब आपको। तो ऐसा नहीं है कि वो सहसा वीर बन जाता है। ये मृत्यु बोध, जब आपको मृत्यु के आप करीब आते जाते हैं, तो ये उसका तरीका ही होता है, ये उसका साइकिल ही ऐसा है। और ये बड़ा बाकायदा पढ़ाया जाता है मिलिट्री इंटेलिजेंस में कि भाई इस तरह तोड़ो आदमी को। वो या तो ये हमेशा वो तीसरे चरण पर आकर टूटता है, जब उसको होता है कि आशा भी होती है, आशंका भी होती है। जब दोनों के बीच में झूल रहा होता है तभी उसको तोड़ा जाता है, नहीं तो फिर वो बाध्य तो वो निर्भीक हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है। इसमें ये उस दूसरी और तीसरी स्टेज जो है डरे हुए की आशंकित स्थिति में रहता है पति, और जो स्त्री है वो निर्भीक स्थिति में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो अपने पुराना जिंदगी का राज सब कुछ खोल कर बता देती है उसको, और उसके बाद वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्यार करो एक बार, क्योंकि उस मुक्त होगा, हर चीज से मुक्त होगा। उसको तो लगता है बस इसके बाद मृत्यु है, और वो डरा हुआ है, वो मृत्यु से डर के मारे उसकी पहले ही मरा जा रहा है। वो शेर है ना कि भाई एक बार मरोगे तो एक ही बार मरोगे ना, अगर वो तो बार बार मरते हो, तुम रोज मरते हो, तो वो मरते ही जा रहा है, मरते ही जा रहा है लिफ्ट में। ये उसको एक तरह से उससे उबार रही है। वो कहती है तुम डरो मत, अगर सचमुच पानी अंदर आने लगा तो मैं तुम्हारा गला घोट कर तुम्हें मारूं, उससे पहले कि तुम तेज तेज करके मरो। वो कहता नहीं, उससे भी डरता है। वो एक स्त्री की, वो बच्ची की तरह उसके साथ बहुत जुल्म हुए हैं, वो डरी हुई स्त्री है, वो प्रेम करने से डरती है, वो वासना से डरती है, वो संभोग से डरती है। अचानक वो मुक्त हो जाती है, और वो तब ऐसे लगता है, जो कहते हैं कि हाँ स्त्री देवी होती है, तो वो जो उसमें भीतर पैदा होता है, देवत्व ही कहना चाहिए उसको, वो पैदा होता है। फिर लिफ्ट चल पड़ती है, फिर वो बच जाते हैं, और जब वो जैसे ही वो बच जाते हैं, वो कहती है मैं मुक्त हो गई, सब चीज़ों से मुक्त हो गई। उसको पता लगता है उसका घर टूट गया, उसकी चीज़ें नष्ट हो गई, और खुश होती है। अब मैं नया जीवन शुरू करूँगी, मैं पूर्णतया मुक्त। और वो क्या सोच रहा है कि मृत्यु तक तो ठीक था, अब जिंदगी इसके संग कैसे जीऊंगा। जो इसका अतीत है, जिसमें इसके साथ बलात्कार हुआ था, गैंग रेप हुआ था उसके साथ, और उन हालातों से गुजरी है, उसके साथ कैसे जीऊंगा। वो फिर वहीं गिर जाता है नीचे।
और वो अब मुक्त है तो मुक्त है। अब वो कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं उन लोगों को के लिए कुछ करूंगी जिनका घर बाहर नष्ट हो गया। कोयना में ये हुआ था और ये वाकई हुआ था। मैंने जब कहानी लिखी है, मैंने लिखा उसमें कि ये सिस्मिक बेल्ट की सिस्मिक एरिया था और वहाँ पर डैम बना और डैम में दरारें आ गई थी। ये सच है और इसको स्वीकार नहीं किया गया बहुत ज़माने तक। जब मैंने कहानी लिखी तो मुझे ये सब टेक्निकल बातें नहीं मालूम थी, मगर मैंने सिर्फ एक तरह से मैं महसूस करके, मैं कोयना गई और मैं उस लिफ्ट में गई नीचे और मुझे ये सारा महसूस हुआ और मैंने जब ये कहानी लिखी तो उसके बाद ये सचमुच हुआ था। ये इसी के बाद वो नर्मदा बांध के खिलाफ और उसके बाद टेहरी डैम के खिलाफ जो कुछ भी आंदोलन हुए वो शुरू तो वहीं से हुए थे, क्योंकि पता था कि कोयना बांध बनने के कारण वो आया है। और वो जो स्त्री के अंदर से फूटता है वो डैम बर्स्ट की तरह। जब डैम फट गया तो सब कुछ जो भीतर था, जो खोट के रखा था बरसों बरसों तक, क्योंकि मध्य वर्गीय परिवार में कोई बात कहनी नहीं होती, बस तुम लड़की मर जाए, खप जाए, कुछ भी हो जाए, लोगों को पता नहीं। सिर्फ ये बात है, अपनी इज्जत बचा के रखनी चाहिए, तो वो सब कुछ उससे मुक्त हो जाती है। तो यहाँ जो इन्होंने कहा महेश जी ने, विमर्श तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। पहली बात ये है कि मुझे विमर्श शब्द से ही चिढ़ है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा चिढ़ है विमर्श शब्द से, क्योंकि विमर्श हमारे यहाँ होता नहीं है ही नहीं। कोई स्त्रीवादी विमर्श हमारे यहाँ नहीं है, सब पश्चिम से लिया गया। स्त्री आंदोलन है, स्त्री चेतना है, स्त्री मुक्ति के लिए काम करना, स्त्री अधिकारों के लिए काम, वो सब है, विमर्श नहीं है। क्योंकि विमर्श का मतलब ये होगा कि आपको एकदम नीचे अंदर घुसना पड़ेगा, स्त्री के अंदर में घुसना पड़ेगा, और वो बदलाएगी नहीं आपको, तो खुद घुसना पड़ेगा, घुसते रहना पड़ेगा, और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि एक स्त्री दूसरी स्त्री से पूर्णतया भिन्न हो सकती है। इसलिए आपके पास कोई मुखौटा नहीं है जो आप उनके मुंह पर चस्पा कर सकें, कोई औजार नहीं है जिससे आप कह सकें कि स्त्रियां ये करती हैं, एक स्त्री ये करती। इसीलिए मैं स्त्री लेखन पर बोलने के साथ खिलाफ हूँ, क्योंकि स्त्रियां नहीं लिखती, कृष्णा सोबती लिखती है, मणिका मोहिनी लिखती है, मृदुला गर्ग लिखती है, सूर्यबाला लिखती है, सब अपना अपना लेखन लिखती है। अगर स्त्रियां लिख रही होती तो एक स्त्री लिख लेती, काफी थी, बाकियों की जरूरत क्या थी? तो फोटोस्टेट कॉपी होनी है ना। स्त्रियों का लेखन, स्त्रियों का की प्रकृति, स्त्रियों का स्वभाव, ऐसी कोई चीज नहीं। एक स्त्री दूसरी स्त्री से उतनी ही भिन्न होती है जितना कि एक पुरुष एक स्त्री से या एक पुरुष दूसरे पुरुष से। बल्कि स्त्रियों में भिन्नता शायद ज्यादा पैदा होती है, क्योंकि उनको हर चीज को छुपा कर रखना सिखाया जाता है। और स्वभावगत अंतर तो क्या है पुरुष और स्त्री के बीच में? कोई नहीं है। एक वही है, वही अंतर है जो क्लीशे बन चुका है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि स्त्री माँ बन सकती है, पुरुष। और इससे बहुत हीन भाव पैदा हुआ पुरुष में शुरू से ही। नहीं तो मातृत्व को इतनी बंदिशों में जकड़ कर रखने की जरूरत क्यों महसूस की? उसको महिमा मंडित किया तभी तक जब तक वो विधिवत एक पुरुष को पिता बने, वरना वो महिमा माँ होना महिमा मंडित नहीं किया गया। विवाह के अंदर माँ बनना महिमा मंडित हुआ, यानी विधिवत एक पुरुष को पिता बनाया गया। जब नहीं बनाया गया तब वो कलंकी नहीं हुआ। तो ये जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, माँ बनती है, उससे जरूर पुरुष में हीन भाव पैदा होता होगा कि वो नहीं बन सकता। और दूसरा एक बहुत बड़ा अंतर है जो कहना अश्लील माना जाता है। अब यहाँ सब गुणी, सब बौद्धिक जन है, इसलिए कहा जा सकता है, पुरुष में जब कामेच्छा जागृत होती है तो दिखलाई देती है, दैहिक रूप से स्पष्ट दिखलाई देती है। स्त्री में दिखलाई नहीं देती। स्त्री तो ऑर्गेज्म भी फेक कर सकती है, वो अपनी तमाम भावनाएं आपको झूठ दिखावा उसका कर सकती है। ये बहुत बड़ी शक्ति है कि आपको वो आंक ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता।
आपके प्रेम को, आपकी वासना को, आपकी कामेच्छा को वो समझ ही नहीं सकता। आप जो कहना चाहेंगी वही उसको मानना पड़ेगा। अब तो खैर वो डीएनए वीएनए टेस्ट होने लगे, नहीं तो जिसका बच्चा वो बतलाएगी उसी का मानना पड़ेगा ना उसको। तो ये जो है ये बस स्वभावगत अंतर है, बाकी तमाम अंतर संस्कार है। आपने अभी जिक्र किया कि ये विमर्श पश्चिम से आए हैं और उससे ये विमर्श चला स्त्री विमर्श के बारे में। मैं आपकी एक दूसरी कहानी का जिक्र करना चाहूँगा, डैफोडिल्स जंगल, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, सब जानते हैं, संग्रह भी उसी के नाम से। उसमें एक और दर्शन मुझे दिखाई देता है पश्चिम का। उसमें एक जना जो है डॉक्टर दस्तूर की पत्नी, वो मृत्यु बोध का भी जो आपने जिक्र किया था, एक तो मृत्यु की बात करती है, बार बार उससे मीना है। दूसरी बात ये है कि वो मृत्यु का चुनाव करती है, जगह का चुनाव करती है मृत्यु के लिए, समय का चुनाव करती है मृत्यु के लिए, जिसको हम अस्तित्ववाद से अगर जोड़ें तो वर्ण की स्वतंत्रता, और दूसरी बात यह है जो बात अभी चल रही थी अस्तित्ववाद में, जो उन्होंने कहा है टोटल फ्रीडम ऑफ सेक्स, उसकी भी स्वतंत्रता, जिसके कई रचनाओं में उसके उदाहरण जैसे दिखाई देते हैं। आपने जिसका मैं जिक्र किया था चित्तकोबरा का जो रिचर्ड है और वह मनु चित्तकोबरा, दोनों जब आपस में संसर्ग करते हैं तो एक खास बात यह है कि उनमें कोई अपराध बोध नहीं होता। असल बात ये है जी, असल बात ये है कि अगर अपराध, देखिए मैंने ये उसके फिर बाद में उसकी भूमिका लिखी थी, उसमें मैंने लिखा था कि अगर आप हर वक्त इच्छा करते हो, कामेच्छा आपके अंदर हर वक्त है मगर आप दमन करते हो उसका, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्रह्मचारी हो गए, कि आप में वासना नहीं रही। तब तो आप पूरी तरह से वासना लिप्त हो, इच्छा करते हो मगर दमन करते हो। मगर अगर इच्छा ही ना रहे, आप उस बिंदु पर पहुंच जाए प्रेम करने के बाद, शरीरी प्रेम करने के बाद भी उस बिंदु पर पहुंच जाओ जहां इसका महत्व ही ना रहे कि वो है कि नहीं है, उपस्थित है कि अनुपस्थित है। जब उसमें कहते हैं कि हम 30 साल बाद मिलेंगे, जब 60 और 65 के हो जाएंगे, और तो वो कहती है कि 60 साल की औरत बारे में कोई कुछ नहीं कहता, वो आपने लिखा है। तो मैंने, और वो उसमें बार बार कहती कि काश उसके वो देखे उसे झुर्रियों के समय। तो मैंने जब उसका होना ना होना, उसका यौवन, उसका सब रूप रंग, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं रहता, वो प्रेम वासना। तो वो तो आपकी एक कहानी है 60 वर्ष की औरत, जिसमें आपने लिखा है कि 60 वर्ष की औरत को कोई लोकापवाद नहीं होता। वो तो खुद ही ये लिखा है कि लोकापवाद नहीं होता, ये मैंने कहा था एक जगह, और ये बहुत बेवकूफी की बात है। लोकापवाद फिर भी होता है मगर निर्भयता आती है। जो 30 साल की उम्र में वो कहने से डर गई थी, मतलब पुरुष कहेगा ना पहले कि मैं प्रेम करता हूँ, स्त्री नहीं कहेगी मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। तो वो 30 साल की उम्र में कहने से डर गई थी, वो 60 साल की उम्र में कह देती। वो है बहुत साफ स्पष्ट, उसमें कुछ नहीं होता वही कहानी में। जी 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 हाँ, वो साफ कुछ नहीं है, मगर ये तो कह देते हैं कि वही कोई लोकापवाद नहीं हो पाता है उसमें, क्योंकि वो उसमें आता है, अंदर से निर्भीकता आती है कि अब कहा जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात मैं इसके बारे में एक कहना चाह रही थी, डैफोडिल जी। उस मृत्यु का वर्ण तो है मगर उसमें कितने ही वाक्य आते हैं। असल में हम कुछ वाक्यों को पढ़ते समय उनके निहितार्थ नहीं ढूंढते। कई जगह वो बात, जैसे वो कहता है, वो कहती उसमें चलेगी, क्या कहते हैं उसको, तो कंधे पे रखते हैं, हाँ, वो उस पे चढ़ के चली जाएगी, बीमारी से उठी है, क्या कहते हैं, डोली कहते हैं, कंधों को उठाते जाते हैं, पहाड़ों पर
नहीं, वो कुछ नाक के ये नहीं ऐसा जाते। काम है। खैर छोड़ो, कहीं देंगी या कुछ होगी, ऐसी कुछ चीज़। तो वो कहता है उसका पति जिना का कि हाँ तुम भी कभी कभी उसमें बैठ जाना। वो कहती मैं क्यों? तो कई बार ये प्रसंग आता है जिससे पता लगता है कि वो बीमार है और वो असल में हम कहती नहीं है साफ, मगर वो उस बीमारी से नहीं मरना चाहती। वो उससे पहले स्वयं चुनकर जब वो पूरी अपनी शक्ति और अपनी सौंदर्य और अपनी इच्छा शक्ति से लैस है, तब वो तब नहीं मरना चाहती जब बीमारी से उसे धीरे धीरे मार चुके आधी मर जाए। और वो उससे ये कहती भी है, जो चिट्ठी लिख के जाती है, वो कहती है मुझे अपने शव से कोई प्रेम नहीं है, वो जो करना चाहे उसके साथ करे मेरा पति, जैसे जलाए, कुछ दफन करे, जो पारसी है तो वो गिद्ध खाते तो गिद्ध खाए, जो करे, मुझे कोई अपने शव से मुझे कोई लगाव नहीं। मगर तुम अभी नहीं मर सकती क्योंकि तुमने प्यार करना नहीं सीखा, और प्यार सीखना पड़ता है, होता नहीं है कि बस हो गया। तो धीरे 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 उसको सीखना पड़ता है। जब तुम सीख जाओगे तब तुम मरना चुन सकते हो, अभी नहीं चुन सकते। तो ये वाली बातें छूट जाती हैं। हाँ, इससे पहले की मगर एक और कहानी है, मुझे याद आता है कि प्यार को सीखने के लिए समय चाहिए। हाँ, आपकी एक कहानी है हरी बिंदी, उसमें तो खैर उसमें समय ही नहीं है उसके पास प्यार चाहते ही नहीं। अगर वो ठिठक जाता, अगर वो टैक्सी रुक जाती जी। तो सब खत्म हो जाता। हाँ, तो वो वो साथ तो रहते हैं। एक क्षण है अजनबी के साथ बिताया, एक ऐसा क्षण है जी। जो जीवन भर कभी भूल नहीं सकते। वो क्षण अगर खींचोगे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कहानी है शिशिर कविता, उसको खींचोगे तो वो दुर्बल होगा ही, उसकी तीक्ष्णता कम होगी ही। वो क्षण अपने में संपूर्ण है। वैसे क्षण फिर दूसरा क्षण वैसा नहीं आएगा। दूसरा क्षण जो भी आएगा वो पर नितांत भिन्न, वो एक क्षण है अपने में संपूर्ण। तो सिर्फ एक ही बार, वो धीरे धीरे बदलता है ना। पहले वो अजनबी था, फिर वो अतिथि होता है। हाँ, हाँ। ये क्रोशियन में अभी इसका अनुवाद हुआ, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि अतिथि को क्रोशियन में हम क्या कहें, आपका मतलब मेहमान नहीं है ना। जी। इतना पकड़ा उन्होंने। हाँ। छोटी सी कहानी है, क्रोशियन में, क्रोशियन भाषा में कर रहे थे अनुवाद। तो अनुवादक ने मुझे लिखा कि अतिथि को हम क्रोशियन में क्या कहें। मैं समझ रही हूँ कि आपका मतलब मेहमान नहीं है, अतिथि है। बिना तिथि आया, बिना तिथि जाए। वो तिथि फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। तो वो जो एक क्षण है, उस क्षण को हमेशा के लिए संजो कर रखने के लिए जरूरी है कि वो क्षण वहीं खत्म हो। हाँ, तो उसमें वो उसको समय नहीं, प्रेम के लिए उस नहीं, समय चाहिए नहीं उसको। जी। समय है, होता तो प्रेम तो हुआ ही नहीं। वो एक खास किस्म का अपनापन था, आपसदारी थी, जो प्रेमी प्रेमिका में हो जरूरी नहीं है। दो प्रश्न और शायद मेरा समय हो गया। जी, बस नहीं, वो जरूरी प्रश्न है, वो दो मैं जरूर ही करूँगा आपसे। आपका जो उपन्यास है मिलजुल मन, जिसमें साहित्य अकादमी सम्मान मिला, मिलजुल मन में एक जो स्त्री है वो लड़की भी है, औरत भी है, पत्नी भी है, उसके कई रूपों, और सबका एक साथ, और लेखक भी सबका एक साथ निर्वाह करती है, और उसमें प्रेम का भी निर्वाह कर लेती है। तो ये पूरी सारी चीजें इतनी एक साथ संभव है। मैं ना, ये तो कहानी जीवनी है, उसमें है ही, वो सिर्फ उपन्यास नहीं है। मुझे 12 साल लगे उसका शिल्प ढूंढने में। मैं ये मंजुल की कहानी है, एनाग्राम है, मिल मंजुल। हाँ, मिलजुल मन। जब उसकी मृत्यु हुई 1998 में, तभी मैंने ऐलान कर दिया था कि मैं एक उपन्यास लिख रही हूँ, उसका नाम मिलजुल मन है। गुलमोहर और वो मोगरा। अब मुझे 7-8 साल तक शिल्प नहीं खुला कि कैसे ऐसे उसको लिखूं कि वो जीवनी भी हो और उपन्यास भी हो, क्योंकि वो औपन्यासिक चरित्र थी।
इतनी अजीम शख्सियत थी कि उस पर जीवनी नहीं लिखी जा सकती, उसको उपन्यास की तरह ही लिखा जा सकता। तो मुझे 7-8 साल तक कोई शिफ्ट नहीं सूझा। एक रात को 12 बजे मैं बड़ी एक पॉपुलर सी किताब पढ़ रही थी, जिसको कहते हैं पॉप, ये जो है अपने चेलो साहब उनकी वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई। उसमें अचानक क्या होता है, तीसरे अध्याय में लेखक आ जाता है किताब में अचानक, और वो अपने बारे में कुछ बातें करके फिर गायब हो जाता है, चौथे चैप्टर फिर नहीं आता वो। वहां मैंने रोका, वहां मुझे शिल्प सूझा। इसमें एक लेखक हो, एक उसकी बहन हो, और फिर ये दो आपस में कहानी कहे। जो जो लेखक बहन झूठ बोलेगी, जो जो बहन छुपाएगी, वो लेखक उसको या तो बतलाएगी या उसको एनालाइज करेगी, उसका निहितार्थ निकालेगी, और अंत में जाकर ये राज खुलता है कि दरअसल वो दोनों एक है, कि वो बहन जो है वो भी लेखक। अंतिम प्रश्न जो प्रायः आपसे नहीं कर लें, आप कह रहे थे नहीं। अंतिम प्रश्न जो आपसे प्रायः नहीं पूछा जाता। आपने 4 या 5 नाटक लिखे। हाँ। आपके नाटकों के बारे में आपसे पूछा जाता है, ना आपसे नाटकों की चर्चा की जाती है। जबकि आपके उपन्यासों में भी उसका जिक्र है। चित्रकूटा में तो वो नाटक करने जाती है और वहीं पे मुलाकात भी होती है इस तरह से। और मध्य प्रदेश का सेठ गोविंद दास सम्मान आपके नाटक के अभ्यास मिला है। तो जैसे आपने नाटक स्वयं भी किए हैं क्या? एक बात। दूसरी बात, आपने एक कहीं पर लिखा था कि मृच्छकटिकम के बारे में आपने लिखा कि वो एक अमूर्त उपन्यास, अमूर्त नाटक। एब्सर्ड वो अमूर्त ही है, एब्सर्ड तो नहीं। तो अब एब्सर्ड तो जैसे मॉलियर के जो नाटक हुआ करते थे, या अपने यहाँ बादल सरकार की हुआ करते थे, पगला घोड़ा और दूसरे एवं इंद्रजीत जैसे नाटक, तो उस तरह की अमूर्तता तो उसमें है नहीं। मृच्छकटिकम में तो वो तो एक स्थितियाँ जरूर, मॉलियर का अगर हम उसको क्या कहते हैं, ला बुर्जुआ जो है, वो स्थितियाँ जरूर कुछ कुछ उसमें मृच्छकटिकम में हमें दिखाई देती हैं। सामंतों की जो विलासिता है, सामंतों की जो और चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं। तो आपने ये अमूर्तन की जो बात कही और जो नाटकों का सिलसिला जो आपका है, आप उसको प्रायः पीछे क्यों रखती हैं? ये 2 प्रश्न इसमें से हैं। मैं पीछे नहीं रखती, लोग पीछे रखते हैं। हेनरी जेम्स ने कहा था कि दुर्भाग्य से मेरे उपन्यास नाटकों की तरह हैं और मेरे नाटक उपन्यास की तरह। तो इसको दुर्भाग्य था या सौभाग्य था, दोनों चीज़ हो सकती हैं। मेरे साथ भी यही है कि मेरे उपन्यास में बहुत नाटकीय तर्क रहता है, इसलिए आप उनको पढ़ते हुए बिल्कुल नाटक की तरह पढ़ सकते हैं। भाषा भी बहुत नाटकीय है। और मेरे नाटक में बहुत विचार रहता है, वो मानसिक धरातल पर चलते हैं, उसमें एक्शन नहीं होता जो नाटक में अपेक्षित है, कम से कम हिंदी नाटक। इसलिए वो उपन्यास की तरह है और उपन्यास नाटक की तरह है। इस सिलसिले में उपन्यासों का तो जिक्र होता है मगर नाटकों का नहीं होता। मगर मैं मानती हूँ कि अगर किया जाए, वाकई उसको अच्छी तरह से किया जाए, तो वो नाटक होंगे अभी अच्छे नाटक। एक और अजनबी एक समय में हुआ भी था और उसको पुरस्कार भी दिया, तो वो हो सकते हैं, मगर वो ज़रूर नाटकीय जो कला है, जो मानी हुई कला है, उसमें फिट नहीं करते। तो इस तरह से समय चूँकि कम है और मैंने जैसे कि बताया कि इतना ज़्यादा हमारे पास उनका लिखा हुआ है कि हम पूरे दिन भर बात कर सकते हैं। मैं ये भी चाहता था कि आप में से कोई प्रश्न करें, मगर समय नहीं है। तो ऐसा अवसर फिर हमारे बीच में आए। हम विश्वरंग से पुनः ये उम्मीद करते हैं कि कभी फिर ऐसा अवसर मिले कि थोड़ा सा लंबा वक्त हम लोगों को मिले बातचीत करने का मृदुला जी से, और हम उनके साथ हों। वो यहाँ पर आई, तो यहाँ विश्वरंग की ओर से, आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और आभार। हम बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मृदुला जी का, नीलेश जी का, अरुणेश और महेश जी का आभार व्यक्त करता हूँ।